नमस्कार दोस्तों। हमें अपने होश संभालते और जवानी के दिनों तक तो ओशो के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने समझने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि रोजी रोटी और कैरियर का जो चक्कर था उसके कारण जब हम ओशो के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं ले सके, तब अचानक अब हमने नेटफ्लिक्स में वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की जो डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके संबंध में अनेक प्रकार के इंटरव्यू जो उससे संबंधित लोग जो आज भी यथावत जिंदा हैं। ओशो के जाने के बाद इस कंट्रोवर्सी और इस गॉसिप को समझने करने के लिए जितने प्रकार के लोगों ने इस प्रकार की अवधारणाएं जो फैलाई हैं, जो इस महान ज्ञान के पुंज कभी भगवान कहलाने वाले पर कभी स्वयं ओशो में कन्वर्ट हो जाने वाले आचार्य रजनीश के संबंध में जानने की उत्कंठा बहुत ज़्यादा हुई है। इस संबंध में हमें अपना जिस प्रकार का ज्ञान और इसके संबंध में जानकारी मिली है, उसके लिए अगर हम ये देखें कि यह वाइल्ड वाइल्ड कंट्री जैसे नाम का डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाया गया, क्या इसका मतलब होता है? क्या जंगल जंगल देश या असभ्य असभ्य जैसे लोगों का देश, जिसमें ओरेगन जैसी अमेरिका की स्टेट में इस प्रकार की अवधारणाएं पाली गई और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले लोग भी न जाने किस मानसिकता से इसे बनाना चाह रहे थे। क्या वह ओशो का गुणगान करना चाह रहे थे या ओशो की कुछ कमियों का उजागर करना चाह रहे थे या भारत के इस तथाकथित भगवान को भगवान रजनीशी जैसे प्रोनाउंसिएशन करके हमें यह जताना चाह रहे थे कि कहाँ कमी हुई, कहाँ चूक हुई भगवान से, जो शरीरधारी इस जीवन में आचार्य चंद्रमोहन जैन उर्फ रजनीश उर्फ भगवान उर्फ ओशो या हमारे लिए हमेशा श्रद्धा के पात्र रहे ज्ञान के पुंज के संबंध में बताना चाहा। पहली बात तो यह समझ नहीं आई कि भारत जैसे देश में अपने बेबाक उद्भाषण और व्यवहार के कारण तमाम राजनीतिज्ञों से पंगा लेने के बाद जब भारत ने ओशो को ऐसा कोई भी स्थान लंबे चौड़े व्यापक स्तर पर फैलने के लिए नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने ऐसा कैसा निर्णय ले लिया कि भारत से दूर 7 समुंदर पार चला जाए, क्योंकि ओशो का अंत समय बहुत निकट आ रहा था या उसे ज्ञान हो चुका था। और ऐसे समय यदि किसी के पास 5-10 किलो बीज नहीं, पूरे क्विंटलों में टनों में बीज की ज्ञान के बीज जैसी योग्यता आ गई थी, तो उन्होंने अपने इस ज्ञान को चारों ओर फैलाने के लिए एक बहुत बड़े क्षेत्र की, जिसमें हजारों हजारों लोग एक साथ बैठकर सुन सकें, देख सकें, की अवधारणा की। चूँकि उस समय इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं आया था, अन्यथा ओशो अगर इस ज़माने में होते तो इस प्रकार की ज्ञान की अवधारणाएं को फैलाने के लिए इतना बृहद निर्णय नहीं लेते। क्योंकि ओशो तो थे आखिर मानव स्वरूप में ही, और जिस प्रकार भगवान को भी अपने बल को उजागर करने के लिए हजारों वानरों, बंदर भालुओं का सहयोग लेना पड़ा, इस प्रकार ओशो को भी इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को खोजना पड़ा जो शायद इस कार्य को पूरा कर सकता हो। वैसे भी ओशो के संबंध में जितनी जानकारी अभी तक हमें मिली है कि उन्होंने हमेशा अपने फेस को ऐसे बदला है जैसे कि हम कोई भी दोना या पत्तल का उपयोग करते हैं, खाना खाने के बाद उसे यूज़ करके थ्रो कर देते हैं। पहले उन्होंने गांधीवादी दृष्टिकोण को बदला, फिर उसके बाद आने वाले और भी कई ऐसे लोगों को जो उनसे जुड़ते रहे और सोचते रहे कि शायद ओशो इसी ज्ञान के प्रवर्तक होंगे और उनका बढ़ावा करेंगे, उनको भी धीरे धीरे उन्होंने ऐसा किनारा लगाया जैसे कि
मुहावरे में क्या कहते हैं ना कि गधे के सिर से सींग गायब हो जाती है। ओशो ने इस कार्य के लिए मां शीला को मनोनीत किया क्योंकि उसमें मैनेजियल क्वालिटी के साथ साथ एक कनिंग क्वालिटी भी थी, जो परिस्थिति को अच्छे से भांप कर प्रशासन को चलाने के लायक अपना अनुभव रखते थे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी मेधावी बच्चा क्लास का मॉनिटर अगर बन जाता है तो वह क्लास के उद्दंड बच्चों को नहीं संभाल पाता, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहता है। अर्थात मॉनिटर के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चे को चुना जाता है जो अनेक प्रकार के गुणों में माहिर हो, थोड़ा पढ़ने लिखने में भी एक्सपर्ट हो, थोड़ा चालाकी में भी, थोड़ा बदमाशी में भी और कई प्रकार की चीज़ों में भी। माँ आनंदशीला के पास वो सभी गुण थे, जिसके लिए भगवान ने उसे मनोनीत किया। अब मनोनीत करने के उपरांत बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न इसमें उपस्थित हैं जिसका उत्तर हमें वाइल्ड वाइल्ड कंट्री क्या, आज तक ओशो के सगे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी के द्वारा बताए गए जस्टिफिकेशन में भी गले नहीं उतरते हैं। क्योंकि ओशो ने जिस प्रकार ओरेगन सिटी अमेरिका में जाकर बसने के बाद अपना सारा कार्य और ज्ञान को विस्तृत रूप से देने के लिए माँ आनंदशीला को फ्री हैंड कर दिया और स्वयं मौन हो गए। इतने अजब कंट्रीज में, जिसे जरूर मैं कंट्री ऑफ कमिटमेंट कह सकते हैं, कंट्री ऑफ ड्रीम कह सकते हैं, परंतु नए जगह में नए लोगों के बीच जाकर तत्काल मौन हो जाना एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना। और फिर यह भी आश्चर्य का विषय लगता है कि माँ आनंदशीला अपने कम्यून को बचाने के लिए जिस प्रकार के निर्णय ले रही थी, उससे भगवान आचार्य रजनीश का कोई ताल्लुकात ना हो, यह भी नहीं हो सकता। बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके मशविरा के इतने बड़े कार्य तो होने असंभव है। इतना बड़ा निर्माण जिसमें तहखाने हो, कोठियाँ हो, अंडरग्राउंड कमरे हों, वहाँ अपने कम्यून को बचाने के लिए शीला के द्वारा रशियन AK-47 लेना, क्योंकि ओरेगन के कुछ खूंखार लोगों के द्वारा अस्त्रों का उपयोग आसपास करते देखे जाने का जवाब उन्होंने अगर लिया हो तो यह बात तो ओशो को जरूर जानकारी रही होगी। उसके बाद फिर ओशो की नज़दीकियां जब अमेरिका, हॉलीवुड के विभिन्न लोगों के साथ जब बढ़ने लगी, तब उस समय माँ हास्या के साथ भी जिस प्रकार का करीबी बढ़ा और बॉलीवुड के जब अच्छे बड़े बड़े शख्स ओशो से जुड़ने लगे, तब सबसे पहले एक मातृत्व, एक नारित्व होने के कारण शीला के मन में जलन उपजना स्वाभाविक था कि उसे किनारा किया जा रहा है। उनके द्वारा एक प्रकार की असुरक्षा उनके मन में घिर कर गई और वह कई बातें ओशो के रिकॉर्ड करने के लिए स्वयं उनके कमरे में गुप्त रूप से कैमरे लगवाने का जो आदेश जारी किया, क्या वह ओशो से छुपा हुआ होगा? क्या यह इस प्रकार की संरचना एक दिन में, एक घंटे में बन जाती है? नहीं। आखिर इन सब के पीछे ओशो का मौन रहना क्या जायज़ था? वह उसी समय रिएक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? और फिर गुप्त रूप से शीला के द्वारा दिया जाने वाला यह कंट्रोवर्शियल बयान कि भगवान रजनीश स्वयं अपने मौत के लिए उन डॉक्टर से जो हादसा के साथ कनेक्टेड थे, उनसे यह पूछ रहे हैं कि कैसे स्वाभाविक मौत मिल सकती है, कैसे इच्छा मृत्यु मिल सकती है। यह सब बातें बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाती है कि इनमें से कौन सही था और कौन गलत है। पर देखा जाए तो माँ आनंदशीला के द्वारा बिछाए गए इस प्रकार के रिकॉर्डिंग के टेक्नोलॉजी से 10,000 से भी ज़्यादा जितने भी हमें आज ओशो के ज्ञान, उनके प्रवचनों का, उनके संस्मरणों की जो लाइव हमें रिकॉर्डिंग मिली है, इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है। अन्यथा आज इस महान ज्ञानी और इस महान तार्किक व्यक्तित्व को, जिन्होंने पूरी दुनिया को पलट दिया,
आज भी उनके बोले गए एक एक वाक्य और प्रवचन पूरे वायुमंडल में गूंजते हैं। उनकी मीठी आवाज़, उनके द्वारा किया गया कबीरदास के समान आडंबर पर प्रहार हम युवा पीढ़ी के लोगों को उत्प्रेरित करती है कि हम जानें कि आखिर ध्यान की और कौन सी कला विकसित की जा सकती है जो भगवान बुद्ध के बाद भारत देश में किसी महान ज्ञानी ओशो ने पैदा किया। हम मुद्दे पर अगर फिर से लौट जाएं तो ओरेगन के जो अमेरिका के वहाँ के निवासी थे, उनका भी ओशो की कम्यून के पीछे रिएक्ट करना और आक्रामक होना स्वाभाविक था, क्योंकि हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। वहाँ उनके सन्यासी जिस प्रकार के ओपन सेक्स और चिल्ला चोट जैसी आवाज़ें करते थे, यह उनको कतई पसंद नहीं आती थी। अमेरिका में भी यह एक चैलेंज था कि बाहर से आया कोई सिस्टम वहाँ प्राइवेट बैंक और अनेक प्रकार की अपनी मिलिट्री, पुलिस आदि सब की व्यवस्था कर ले उनके नाकों के नीचे, तो वह तो उनके लिए चैलेंज का विषय था ही। फिर माँ शीला का जिस प्रकार से दबंग व्यक्तित्व, जो वहाँ के अधिकारियों को भी उन सेक्शन का, उनके कम्युनिटी का जांच करने से जो रोकने की प्रवृत्ति थी, वह भी देखने लायक थी। और मुझे इस कहानी के अंत में जो ट्विस्ट समझ में आती है वह यह कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद कुछ जगह जो अभी भी अनुत्तरित हैं और प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? शीला का पलायन करना आखिर क्या आवश्यकता थी? शीला को ओशो के द्वारा ऐसा कौन से कठोर शब्द कह दिए गए जो रातों रात वह वहाँ से गायब हो गई? और फिर उसके बाद ओशो का पूरे मीडिया में शीला को कोसना स्वयं ही अमेरिका प्रशासन को इस बात के लिए आमंत्रित करता रहा कि आइए और हमारे कम्यून की चेक कीजिए। यहाँ से इनके जो पत्ते उल्टे पड़ने शुरू हुए और स्वयं भगवान ओशो रजनीश इतने शक्तियों के मालिक होने के बाद भी, सभी प्रकार के चक्रों के जागृत होने के बाद भी त्रिकालज्ञ की भांति नहीं सोच सके। यह बात ठीक है कि वह प्रदर्शन और आडंबर से दूर रहते थे, परंतु स्वयं के इलाज के लिए और स्वयं के लिए भी अपने ऊपर एक ऐसा बदनुमा धब्बा लगवा लिया कि उन्होंने अमेरिका प्रशासन को इतनी अच्छी तैयारी के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आक्रमण करने का मौका दे दिया। और फिर अंत वही हुआ कि ओशो को 17 दिवस के कारावास, जेल पर जेल बदल कर रखते हुए, अनेक प्रकार के गोपनीय यातनाएं देते हुए और नाना प्रकार के अपमान से बोझिल करते हुए अपने आप को स्वयं निरपराध सिद्ध करने और अंत में कानून की लंबी लड़ाई से हार मानकर विड्रॉ करते हुए वहाँ से 48 लाख रुपए का जुर्माना और न जाने किस किस प्रकार के कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए वापस अपने वतन को लौटने की प्रक्रिया बहुत ही दुखद रही। वरना हमारे यहाँ के बहुत सारे तथाकथित छोटी मोटी सिद्धियों के मालिक और निष्णात बाबाओं की जो सूची है, जिसमें वह कई प्रकार की गुप्त चीज़ें और गुप्त बातें लोगों को बताकर चमत्कृत कर देते हैं, जिसमें उनका पूरा संसार और पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी निकल जाती है, वहाँ ओशो अपने इस महान ज्ञान को तत्काल उस समय फैलाने से वंचित रह गए। जो उनकी धारणा थी कि अब दीपो भव, यानी कि ओशो चाहते थे कि अंत समय में वह हजारों लाखों दिए जलाकर चले जाएं, जो इस दुनिया में टिमटिमाते रहे। आध्यात्म और भौतिकता के बीच जो ध्यान की जो रास्ते हैं, जिस पर मनुष्य जीवन चलकर संपन्न और सुखी हो सकता है, उसे पहचाने, परंतु यह बात अभी भी गोपनीय रह गई। ओशो के ज्ञान, दर्शन और उनके द्वारा बोले गए व्याख्यान पर हमारी अपनी विवेचना सुनने के लिए जुड़े रहें हमसे। थिंक फॉर यूनिटी न्यूज़।